हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आपको स्वागत है चैनल पर है। आज हमें सार्क के बारे में डिस्कस करना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दोनों आपको याद रखना है। कई बार छोटे एग्जामों में डायरेक्ट ही इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करते हैं। उन जो आपका सार्क है, इसके विषय में विचार 1947 से चल रहा था। तभी आपके जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कहाँ के, बांग्लादेश के जियाउर रहमान, ये भारत यात्रा पर आए दिसंबर 1977 में, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। उनसे इस विषय में चर्चा हुई और इसके बाद नेपाल के तत्कालीन महाराजा आपके वीरेंद्र से भी चर्चा हुई। तब इसके बाद उन्होंने 2 मई 1980 को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रस्ताव रखा। एक ऐसा संगठन वो बनाना चाहते थे जो दक्षिण एशिया का नेतृत्व करे और उसका सहयोग करे। इसके लिए जियाउर रहमान ने आपके भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आपके नेपाल के महाराजा से भी मुलाकात की। उसके पश्चात उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। और कुछ संगठन और हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे होते हैं, आपके नोट में आप नोट कीजिए। वैश्विक संगठन होते हैं और आपके क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? जो वैश्विक संगठन होते हैं, जैसे यूएन हुआ, WTO, IMF, विश्व बैंक, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें बताया गया है कि जो इसके सदस्य देश होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, जबकि आपके क्षेत्रीय संगठन में जो सदस्य देश होंगे वो एक क्षेत्र विशेष के होंगे। जैसे सार्क हुआ, ये आपके दक्षिण एशिया का हो गया। आपका EU यानी यूरोपीय संघ, एशियान, आपका नेफ्टा, जो एक क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करेंगे, एक मंच बनाएंगे। और जो आपके वैश्विक होते हैं, इसमें विश्व के कोई भी देश इसमें सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि उस समय जैसे यूएन में लगभग बहुत सारे देश थे, तभी क्षेत्रीय संगठनों का भी विकास हो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय के जो कुछ अल्प विकसित देश है उनको प्रॉपर मंच या आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, तो उनकी जगह पर क्षेत्रीय संगठनों का भी क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। जैसे आपका यूरोपियन संघ काफी फला फूला है और आपका नाफ्टा, ये काफी विकसित हो गए हैं जो क्षेत्रीय संगठन है। इसी के उद्देश्य से सार्क की भी स्थापना हुई। और आपने देखा कि आपको अब याद हो गया है कि जो संगठन होते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, वैश्विक और आपका क्षेत्रीय संगठन, ठीक है ना। परंतु जो सार्क का संगठन या बना था, इसकी मंशा कुछ दूसरी थी। इसकी मंशा ये थी कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनका ऐसा मानना था कि भारत कहीं ना कहीं यहाँ क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में, संसाधनों में, तो भारत को नियंत्रण करने के लिए एक ऐसा मंच हो। यही एक मंशा थी जो इस सार्क को आज जिस तरीके से फलीभूत होना चाहिए या जो मुकाम हासिल करना चाहिए वो नहीं कर पाया। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। आप तो अभी इतना जान ले कि अंतरराष्ट्रीय संगठन 2 प्रकार से होते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको हम हर एग्जामों में जनरल देखने को मिलते हैं। जैसे स्थापना हुई, आपकी सदस्य हुए, संस्थापक सदस्य देश कौन से थे, मुख्यालय कौन से थे, तो आप सबको देखें। जैसे स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और जो सार्क डे होता है वो आपका 8 दिसंबर को माना जाता है। कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिले 7 या 8, तो आपको 8 ही टिक करना है। याद कैसे करोगे? क्योंकि इसके 8 ही सदस्य देश हैं और 8 दिसंबर को सार्क डे मनाया जाता है, तो याद करने में भी आपको क्या होगी, आसानी होगी। शुरुआत में इसमें 7 सदस्य थे, बाद में अफगानिस्तान इसमें जोड़ा गया है 8वां। शुरुआत में आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और लास्ट में आपका जो 8वां जोड़ा गया है वो कौन सा है, अफगानिस्तान, इसमें जोड़ा गया है। तो संस्थापक जो शुरुआत में थे वो 7 थे, बाद में आपके 8वां अफगानिस्तान था। मुख्यालय देखा जाए तो नेपाल काठमांडू में है। महासचिव की बात करें, वर्तमान में 1 मार्च 2017 से आपके अमजद हुसैन, ये आपके पाकिस्तान के हैं, तो ये आपके वर्तमान में क्या है, महासचिव है अमजद हुसैन। और
पर्यवेक्षक देश जो है वो आपके 9 हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किस सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। और वहीं इसकी व्यापकता की बात करें कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ये सार्क जो है वो विश्व के 3% क्षेत्र में आपका सार्क का क्षेत्रफल आता है। और आबादी की बात करें तो 21%। अब आप देखें इस 3% में भारत का 2.4% क्षेत्रफल है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है यहाँ। वहीं आबादी की बात देखें तो भारत की जो आबादी है 17.5% है, तो आबादी में भी भारत बड़ा है और संसाधनों के मामले में बड़ा है भारत। यही वो कारण था कि जो आपके बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे वो एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे कि भारत को वो नियंत्रित कर सके, और यही एक कारण बन जाता है आगे चल के सार्क का, जो सार्क को प्रगति करना होती है वो नहीं कर पाता। आप देखते हैं जो भारत है वो सार्क का विकल्प देखता है बिमस्टेक को। इसके बारे में हम कल देखना है, पूरा एक लेक्चर होगा। अभी आप इतना जान लें कि शुरुआत में इसमें 4 सदस्य थे, है ना, और जो देशों के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जैसे आप बी देखें तो बी मीन्स बांग्लादेश, आई मीन्स इंडिया, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड। बाद में नेपाल और भूटान जुड़ने के बाद इसको बिमस्टेक कर दिया गया। पहले बिस्टेक था ये, है ना, तो फिर इसका नाम आपका बे ऑफ बंगाल रख दिया गया। फिर जो शुरुआत में देशों के नाम पर था, फिर इसका नाम जो अभी नाम है वर्तमान में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका अभी जो वर्तमान में नाम है ये है। जो आप बे ऑफ बंगाल के किनारों पर जो देश हैं उनके नामों पर इसका दोबारा नामकरण हुआ। कब? जब नेपाल और भूटान इसमें सम्मिलित हुए। पहले हर एक देश का शुरुआती शब्द था, और शुरुआत में 4 सदस्य थे इसमें, और अभी इसका हाल ही में कुछ दिनों पहले इसका चार्टर भी पास हुआ है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आपका कहाँ? अगले क्लास में। और एक चीज और बता दें कि जो आपका सार्क है इसमें दक्षिण एशियाई के देश आते हैं, और बिमस्टेक में आपके दक्षिण एशिया देश के अलावा दक्षिण पूरब के भी 2 देश हैं, आपके म्यांमार और थाईलैंड। तो कहीं एक सेतु का भी ये रोल अदा करता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। अभी आप इतना जाने सार्क का जो विकल्प है वो आपका बिमस्टेक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में आयोजित सम्मेलन। तो भारत में जो सम्मेलन हुए हैं वो कौन कौन से हुए वो देख लें आप। पहले 1986 में बेंगलोर में हुआ है दूसरा सम्मेलन, है ना। पहला आपका ढाका में हुआ था, दूसरा आपका भारत में। फिर 1995 में न्यू दिल्ली में भारत का 8वां हुआ है, और 2007 नई दिल्ली में 14वां हुआ है। तो भारत में कुल कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और महासचिव भी आप बताएं तो भारत से 2 बने हुए हैं, ठीक है। और अभी आपके यहाँ 3 सम्मेलन हुए हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसका संगठन या इसकी संरचना किस प्रकार है। तो इसमें एक प्रधान महासचिव होता है जिसका कार्यकाल आपका 2 वर्ष के लिए होता है, और जो एक बार बन जाता है वो दोबारा उस पद पर नहीं आ सकता, यानी एक बार ही बन सकता है कोई भी। और कैसे बनता है? विदेश मंत्रियों की परिषद जो होती है आपकी, वो अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के हिसाब से जो देश आता है उस देश का ही महासचिव यहाँ नियुक्त किया जाता है। और जो महासचिव होता है आपका, वो जो आपके निर्देशक है इनका नामांकन कौन भरता है? वो आपके महासचिव भरता है। और कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। और कभी विशेष परिस्थिति या विषम परिस्थिति होती है तब वो 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है। तो बाकी इसके बाद सामान्य सेवा कर्मचारी होते हैं। तो आपने देखा कि एक महासचिव, 7 निर्देशक और फिर सामान्य सेवा कर्मचारी, कार्यकाल 2 वर्ष, 1 वर्ष और विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष। तो आपने इसका संगठन भी देख लिया। अब देखना है इसके उद्देश्य। उद्देश्य में देखें आप, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक को बढ़ाना, यानी जो सांस्कृतिक, क्योंकि भारत ये देखें आप दक्षिण जो एशिया पूरा क्षेत्र है, कभी ना ये भारत का प्राचीन काल में हिस्सा था, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका यहाँ पूरब तक। तो यहाँ की जो संस्कृति है पूरे क्षेत्र की वो लगभग एक सी है, क्योंकि श्रीलंका में तमिल है और तो भारत में भी तमिल है। आपके पाकिस्तान आपका बंटवारा 1947 में होता है, बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। तो ये सांस्कृतिक रूप से भी इसको क्या करना है? बढ़ाना है, और आर्थिक विकास भी करना है, जिसमें व्यापारों को भी कई जगह छूट देना है, प्रायोरिटी देना है। आगे हम बताएंगे किस तरह की वरीयता प्रदान की गई है, समझौते हुए हैं बाकायदा, उस पर मुक्त ट्रेडिंग के लिए भी समझौते हुए हैं, आगे की स्लाइडों में हम देखेंगे।
वहीं दक्षिण एशिया के लोगों का जीवन स्तर उठाना है, ठीक है ना, सुधारना है आपका। और क्षेत्रीय सहयोग का विकास करना। क्षेत्रीय सहयोग के जो दक्षिण एशिया के आपके जो सदस्य देश हैं, इनका आपस में सहयोग करना, विकास करना और एकीकरण रहना, सभी साथ रहना। कभी भी कोई बाहरी जो सदस्य बाहरी कोई समस्या आती है तो सभी देश क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो ये उसके उद्देश्य थे। वहीं जो लास्ट है बहुपक्षीयता, यानी जो सभी 8 देश हैं उन सबका ही मत होना चाहिए, पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई 2 देश हो या 3 देशों की या मोनोपोली हो। तो ये बहुपक्षीयता का भी ध्यान रखना है। और जैसा कि आप देखते हो हर एक संगठन में बढ़ावा देना आर्थिक, तो वो सब यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। अब हम इसे कुछ सिद्धांत देखेंगे कि क्या इसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो देखना है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, यानी कोई देश अपने निजी मैटर कैसे सॉल्व कर रहा है, किसी दूसरे देश को उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक। और संप्रभुता, हर एक देश अपने क्या है निर्णय लेने में खुद सक्षम हो, ना कि कोई दूसरे देश के दबाव में। जैसे भारत एक संप्रभुता राष्ट्र है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है, ना कि किसी देश के दबाव में या किसी के संरक्षण में। वही क्षेत्रीय अखंडता की बात की गई है कि जो आपके सदस्य देश है वो क्या रहे, सब एक रहे, अखंड रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि द्विपक्षीय मुद्दों को सार्क के मंच पर ना उठाना। क्या मतलब है, जैसे जब इसकी सम्मेलन होता है तो कोई 2 देश अपने मुद्दे उठा के ना बैठने लगे, यानी बांग्लादेश या भारत तीस्ता नदी विवाद ना उठा दे यहाँ, या भारत पाकिस्तान का कश्मीर का राग ना लापा जाए, तो ये मुद्दे यहाँ डिस्कस नहीं होंगे। ये भी यहाँ बताया गया है। यहाँ ये द्विपक्षीय मुद्दे नहीं होंगे, जो सभी के मुद्दे होंगे वही इस मंच पर डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने जिसके सिद्धांत देखे, कोई देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संप्रभुता का ध्यान रखेगा, क्षेत्रीय अखंडता का रखेगा और द्विपक्षीय मुद्दों को ना उठाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ प्रमुख सम्मेलन जो हुए हैं, हो तो चुके हैं 19, 20वां आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है, तो लगभग 20 हो चुके हैं। परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है। जैसे हम हर बार देखते हैं सम्मेलनों में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वही हम सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा है कि पहला सम्मेलन तो कौन सा है, बांग्लादेश में हुआ है, ढाका में। दूसरा भारत में हुआ था, हम देख चुके हैं पहले। और जो 14वां सम्मेलन होता है 2007 में होता है, ये भारत में होता है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये यहाँ सार्क देशों का क्या होता है, विस्तार होता है। आपको पता है यही में अफगानिस्तान को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। और जो आपके पर्यवेक्षक देशों की हमने वहां बात चर्चा की थी शुरुआत में, वो इस सम्मेलन में पहली बार उपस्थित होते हैं। जैसे अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ। इसी सम्मेलन में आपके ईरान को भी मौका दिया गया था, ईरान के द्वारा अनुरोध किया गया था, तो ईरान को भी इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश के रूप में उपस्थित हुआ था। वहीं जो 16वां होता है आपका 2010, कहाँ, भूटान में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार को भी पर्यवेक्षक राष्ट्र का स्थान दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटी उस समय, तो वो आपको याद रखना है। जो 17वां हुआ है 2011 मालदीव में, ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका 17वां सम्मेलन हुआ है सार्क का, उसकी थीम क्या हुई। तो वहां जो थीम थी उसकी सेतुओं का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। वो 18वां जो हुआ है 2014 में नेपाल में, यहाँ सांस्कृतिक विरासत वर्ष घोषित किया गया है 2016-17 को। ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है ना, कि सांस्कृतिक विरासत वर्ष कब किया गया है और कौन से सम्मेलन में किया गया है, तो आपको याद रखना है। और जो अभी हाल में ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है वो आपका 19वां है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो होना था, ये भारत ने इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि वहां से आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। पुरी और पुलवामा जैसे यहाँ भारत पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके मद्देनजर भारत ने इसका बहिष्कार किया था और भारत का सभी सदस्य देशों ने भी साथ दिया था। इसलिए जो 19वां है वो क्या हुआ, उसका बहिष्कार हुआ, स्थगित हुआ। तो ये पूछने की ज्यादा प्रायोरिटी है, सो आप याद रखना। और जो 20वां है वो 15 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की है, जिसमें उन्होंने एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कुछ 10 मिलियन लगभग उन्होंने स्वेच्छा से अनुदान दिया है। अब देखते हैं हम कुछ इसके
केंद्रीय संगठन भी है। कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे हैं, वही डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसे आप देखें, सार्क का कृषि केंद्र कहाँ है? ढाका में। सीधा ही पूछा गया है, सार्क का कृषि केंद्र कहाँ है? ढाका, है ना। सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है? भारत। सार्क का तपेदिक एंड एड्स केंद्र कहाँ है? काठमांडू। सार्क का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? कोलंबो। सार्क का सूचना, ये पूछा गया है, सार्क का सूचना केंद्र नेपाल। और सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद। ये कुछ महत्वपूर्ण थे, तो आपको इनको डायरेक्ट ही याद रखना है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं इनको। अब कुछ इसमें 2-3 कंसेप्ट थे आपका। साप्टा हुआ, है ना। साप्टा क्या था आपका? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। जो मैंने बताया है कि इसमें कुछ वरीयता वाले समझौते हुए हैं, वो किस प्रकार हुए हैं, इसको पहले समझ लें आप। जो आपके जैसे, पहले इसका फुल फॉर्म देखें आप, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। डायरेक्ट कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वहीं साउथ एशियान प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या है ये? जैसे नेपाल को कोई वस्तु की आवश्यकता है ना, और वही वस्तु की आवश्यकता यूएसओ को है, तो भारत सबसे पहले वस्तु का निर्यात किसको देगा? नेपाल को देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये समझौता हुआ है, वरीयता देगा, प्रायोरिटी देगा सबसे पहले जो उसके सदस्य देश है। और ये समझौता जो आपका प्रस्ताव लाया गया था, वो 7वें सम्मेलन में लाया गया था, जो 1993 में हुआ था, और इसको लागू किया गया 7 दिसंबर 1995, 8वां सार्क सम्मेलन में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि वरीयता की बात होगी, जो देश सदस्य पहले आपके पास है उनको ही प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, उसकी बात अदर संगठन को दी जाएगी। और जो आपका साप्टा है, ये क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट। यहां क्या हुआ है? जो आपके सदस्य देश है, जैसे इन सदस्य देशों में देखें तो भारत आपका, है ना, पाकिस्तान और आपका श्रीलंका, ये कुछ विकासशील देश है। किनकी अपेक्षा? जो आपके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, इनकी अपेक्षा ये देश विकासशील है। तो इन देशों से आग्रह किया गया कि आप अपने जो टैरिफ और शुल्क जैसे कर लगाए जाते थे, उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, यानी 0 से आप 5% तक करें, इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। वहीं यह भी बताया गया है कि आप 1 जनवरी 2016 तक जो आपके जो देश है, खासकर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये अन्य देशों जो आपके बाकी देश बचे हैं, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इनके लिए काफी टैरिफ कम करें, फ्री ट्रेड करने की गुंजाइश छोड़ें। वहीं भारत ने तो यहाँ जो सदस्य देश के व्यापार के लिए 5 साल तक का व्यापार वीजा भी क्या है? खोला हुआ है। तो भारत ने अपना योगदान काफी दिया है। तो ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि जो टैरिफ शुल्क वाली समस्याएं थी, क्योंकि आपने देखा है नैफ्टा वगैरह में वहां काफी मुक्त व्यापार होता है आपस में, तो यहाँ भी वही डिमांड है, पर हाँ धीरे धीरे उसको कम करने की गुंजाइश की जाती है। प्रस्ताव 2004 में लाया गया, संपन्न 2006 में हुआ और लागू 2007 में हुआ। तो ये फैक्ट तो आपको याद रखना ही है, साथ में जो कंसेप्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो आपका सार्क है, आज लगभग 35 वर्ष हो गए हैं और वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो अन्य क्षेत्रीय संगठन कर चुके हैं। क्या कारण है? आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क अपना वो हासिल नहीं कर पाया जो अन्य क्षेत्रीय संगठन कर चुके हैं। तो कारण क्या है, अब उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखें आप, उद्भव के समय नियत, क्या जो मैंने बताया था कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे आपकी, उनकी मंशा ना कि विकास करने की थी, उनकी मंशा यह थी कि भारत को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सके, एक कोई ऐसा मंच हो कि भारत को नियंत्रण कर सके। ठीक है, तो यही नियत, जब उसका उद्भव हो रहा था तभी नियत क्या थी? स्पष्ट नहीं थी, आपकी नियत अच्छी नहीं थी। इसी वजह से भी इस सार्क का क्या हुआ, जो विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भारत पाक संबंध। भारत पाक के जो संबंध है कि भारत कोई भी स्टेप लेता है तो पाकिस्तान को वहां आपत्ति होती है। भले ही भारत की जो आपकी विदेश नीति में पहला ही कंसेप्ट है कि जो पड़ोसी है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए, नेबरहुड फर्स्ट, परंतु पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। उसको लगता है कि भारत की हर एक फैसले में पाकिस्तान का ऐठ शामिल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, भारत के प्रति संदेह। आपने देखा है कि जिसकी जो प्रारंभिक में ही संदेह की दृष्टि से भारत को ये मंच बनाया जा रहा था, तो कहां तक किसी भी ग्रुप की या किसी भी संगठन की प्रगति संभव नहीं है। वहीं परस्पर विश्वास और सहयोग का अभाव, ये तो आप देख ही रहे हो
कि एक परस्पर विश्वास होना चाहिए आपस में, और सहयोग का भी जो अभाव रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे विवाद हो जाते हैं, जैसे बांग्लादेश भारत का भी तीस्ता नदी विवाद कई बार हो जाता है, क्योंकि और आपका नेपाल भारत के भी कई बार संबंध बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, और पाकिस्तान से तो हमेशा ही संबंध बन ही नहीं पा रहे हैं। तो यही सब वो सहयोग का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा जो है, सदस्य देशों में राजनीतिक अस्थिरता। आप देखते हैं कि अफगानिस्तान जैसा देश अस्थिर है, तालिबान वहां पहुंच चुका है। जब हम विदेश नीति बताएंगे भारत के तो काफी डिस्कस करेंगे किस तरीके से वहां सोवियत संघ पहुंचा, फिर ब्रिटेन, फिर आपका अमेरिका आया, अमेरिका के बाद वहां किस तरीके से तालिबान पहुंचा, फिर पाकिस्तान किस तरीके से आईएसआई की मदद से वहां के माहौल खराब कर रहा है, और वहां आपकी यूएसए की सैनिक भी उपस्थित है। तो उस देश का ओवरऑल देखा जाए तो अस्थिर है। वही नेपाल में भी देखने को मिलता है, राजतंत्र हो जाता है, फिर लोकतंत्र हो जाता है। बांग्लादेश में भी समस्याएं हैं, पाकिस्तान में भी सैन्य शासन, कई समस्याएं हैं। यानी सभी देश जितने सदस्य हैं वो अस्थिर हैं। तो यही एक कारण होता है कि ये जो सार्क है वो प्रगति के राह में, ये सब जो आपको जो दिक्कतें हैं, इनको आप जब मेंस की राइटिंग करते हैं तो इन सबको कारण आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब आप किसी भी संगठन को पढ़ते हैं तो क्यों उद्भव हुआ है, क्या पृष्ठभूमि रही है, क्यों ये विकास नहीं कर पाया है, क्या कारण थे, ये पूरा उस समय की इतिहास कैसा था, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अब भारत का क्या योगदान रहा इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 2017 में भारत ने सार्क उपग्रह क्या किया, लॉन्च किया, और भारत ने सार्क विकास कोष में $100 मिलियन का स्वैच्छिक योगदान दिया है यहाँ, और सार्क देशों के नागरिकों के लिए 5 वर्षों के लिए व्यापार वीजा भी दिया है। तो देखो, भारत की तरफ से तो काफी प्रयास हो रहे हैं यहाँ, परंतु जब सदस्य देश ही प्रॉपर सहयोग नहीं करेंगे तो उस संगठन का विकास कहां तक हो सके। आप देखते हैं कि अभी हाल ही में मोदी, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्क देशों के लिए 74 करोड़ रुपए यानी 10 मिलियन रुपए अमेरिकी डॉलर का फंड दिया है, और कोविड इमरजेंसी फंड उस कोष का नाम रखा हुआ है। तो भारत ने तो वे हाल में ही मदद की है। तो इस तरीके से भारत, यही आपका 20वां बैठक भी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इस तरीके से भारत ने काफी कुछ योगदान दिया है सार्क देशों के बारे में। और अब हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम बिमस्टेक को पढ़ेंगे, काफी डिटेल से पढ़ेंगे, कब बना, क्यों बना, क्या भारत का विकल्प हो सकता है सार्क का, ये सब हम एक लंबा डिस्कस करेंगे। आज आपने जाना सार्क क्यों बना था, क्या मंशा थी, और जो मंशा ही थी वही आज उसका विकास में रोड़ा अड़ा हुआ है। तो ये आज आपने पूरा समझा, और भारत का योगदान क्या रहा वो भी देखा, क्या सम्मेलन हुए, भारत में कौन से हुए, क्या सिद्धांत थे, सब आपने देखा। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखें, नोट्स बनाएं, और कुछ इंफॉर्मेशन यदि आपको लगती है कि इसमें और ऐड करना चाहिए तो आप ऐड करते रहें, क्योंकि करंट से भी इसको रिलेट करना है, और आपको कहीं और से भी सोर्स मिलते हैं तो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।